हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग कर रहे हैं जीव विज्ञान घटना चक्र में। घटना चक्र सीरीज चल रहा है और भी सारे सब्जेक्ट वीडियो बनाया गया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं घटना चक्र में। ये जीव विज्ञान का जीव विज्ञान, तो इसमें टॉपिक है आज जीव विज्ञान की उपशाखाएँ। नोट्स देखते हैं इसके। सामान्यतः विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो भागों प्रकृति विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में विभाजित किया जा सकता है। प्रकृति विज्ञान दो प्रमुख शाखाओं फिजिकल साइंस तथा लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस में विभाजित होता है, जो पुनः कई शाखाओं व उपशाखाओं में विभाजित होता है। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अब देखते हैं इसके शाखाएं एवं उपशाखाएं। तो जूलॉजी विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन। बॉटनी विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन। पादपों मतलब प्लांट होता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी या जीव जंतु एवं पादप के जीवाश्मों का अध्ययन। फिर है पैलियो बॉटनी यानी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। फिर इकोलॉजी है सजीवों पर उनके चारों ओर के वातावरण के प्रभाव का अध्ययन। फिर है जेनेटिक्स जो कि जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन। फिर है फिजियोलॉजी जो कि शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन। फिर है पैडोलॉजी जो कि मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन। फिर है जेरोंटोलॉजी जो कि मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन। फिर है इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। फिर है बायोनिक्स यानी जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्र का निर्माण करना। फिर है बायोनोमिक्स जो कि जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं। फिर आगे आता है मायोलॉजी मनुष्य की पेशियों का अध्ययन। मैमोलॉजी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। बायोनोमी जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन। फिर है बायोमेट्री गणित एवं सांख्यिकी तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। फिर है फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। फिर है एंथोलॉजी जो कि फूलों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी जो कि घास से संबंधित अध्ययन होता है। पेनिनोलॉजी होता है विभिन्न प्रकार के पराकणों का अध्ययन। अंकोलॉजी होता है कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन। टेरोलॉजी होता है शारीरिक विकास की आने वाली असमानताओं का अध्ययन। कैंड्रोलॉजी होता है उपास्थि से संबंधित अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी होता है अस्थियों का अध्ययन। सेरोलॉजी होता है रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। हीमेटोलॉजी होता है रुधिर का अध्ययन। न्यूरोलॉजी होता है तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन। लिथोट्रिप्सी होता है एक चिकित्सकीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पत्थरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन। पैरासिटोलॉजी तो इसको परजीवी जीवों का अध्ययन बोलते हैं। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन। मिर्मेकोलॉजी इसको चींटियों का अध्ययन बोलते हैं। आगे आता है माइलेकोलॉजी जो कि मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कार्किकी इत्यादि का अध्ययन। सर्पेटोलॉजी सर्पों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन। अनर्थोलॉजी इसको बोलते हैं पक्षियों का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन। ट्रोपोलॉजी पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन। टेटोलॉजी उपर्जित लक्षणों का अध्ययन। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ एवं संबंधित उसके उत्पाद हैं, जैसे कि एपीकल्चर तो व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन। एवीकल्चर को पक्षी पालन बोलते हैं। एक्वाकल्चर को जलीय जीवों, जंतु एवं वनस्पतियों का संवर्धन बोलते हैं। एल्गा कल्चर एक्वाकल्चर का एक प्रकार जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। पीसीकल्चर को मत्स्य पालन बोलते हैं, मछली पालन। एग्रीकल्चर को फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि संबंधित विज्ञान। सेरीकल्चर को बोलते हैं कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन। सिल्वीकल्चर को वन संवर्धन। स्पॉन्जी कल्चर को बोलते हैं स्पंज संवर्धन। फ्लोरीकल्चर को बोलते हैं फूलों की खेती या पुष्प कृषि। ओलेरी कल्चर को बोलते हैं सब्जियों की कृषि।
अर्बोरिकल्चर को बोलते हैं वृक्षों तथा झोपड़ियों की कृषि। हार्टिकल्चर को फूलों, फलों, सब्जियों व मसालों की खेती। पोमोलॉजी को बोलते हैं फलों की कृषि। एग्रोनॉमी को बोलते हैं फसलों की खेती। वर्मी कल्चर को बोलते हैं कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन। ओस्ट्रीकल्चर को बोलते हैं व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन। ओलीकल्चर को बोलते हैं जैतून का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार। हेलीकल्चर को बोलते हैं घोंघे का संवर्धन। विटीकल्चर को बोलते हैं अंगूर उत्पादन। मेरीकल्चर को मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन। मोरीकल्चर का शहतूत की खेती। हाइड्रोपोनिक्स या एरोकल्चर को बोलते हैं मृदा विहीन पादप संवर्धन। देखिए यहाँ पर बनाया गया है जो कि पोषक द्रव्य है इसमें भरा गया है, और ये वायु पत्थर है और यहाँ पर है वायु पंप। तो ये हाइड्रोपोनिक प्रणाली द्वारा पादप संवर्धन है। और यहाँ पे सिट्रीकल्चर बोलते हैं खट्टे फलों व उत्पादों का संवर्धन। और लास्ट है वेजिकल्चर, सब्जियों एवं पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 1 है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का अध्ययन करता है। तो क्या होता है इसमें से, देखिए जो वही हम लोग पढ़ रहे थे उसी को बताना है। तो जियोलॉजी जीवित और मृत जानवरों को दोनों का करता है अध्ययन। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें बताना है कि कौन सा लॉजी और किस का अध्ययन करता है। तो देखते हैं। तो पोलियोलॉजी, तो पोलियो बायोलॉजी देखिए हम लोग वहाँ पे पढ़े थे, पेलियो बायोलॉजी नाम उसका है। तो उसको पर्यावरण में था। और फिर इसके बाद इकोलॉजी, तो इकोलॉजी जानते हैं जीवाश्म का होता है। ऑर्निथोलॉजी जो इनॉर्थियोलॉजी होता है वंशागति। और जेनेटिक तो ये होता है पक्षी। तो इस प्रकार हो जाएगा 3 4 2 1 हो जाएगा ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 3 है फूलों के अध्ययन को कहते हैं। तो ये है ऑप्शन बी एंथोलॉजी। फिर है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो ऑप्शन बी है एंटेमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। तो यह है ऑप्शन सी जनानिकी। क्वेश्चन नंबर 6 है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तो यह कहते हैं इथनोलॉजी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 7 जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं बायोनिक्स, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो इसको कहते हैं इनमें से, देखिए ये जंतु फूंपदी सवाल इनमें से कोई नहीं है। तो पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी अंतर्गत पादप जीवाश्म आते हैं जिसकी प्लांट का अध्ययन किया जाता है, फॉसिल प्लांट। क्वेश्चन नंबर 9 है रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो इसको कहते हैं सेरीकल्चर। देखिए एपीकल्चर को व्यापारी शहद का उत्पादन होता है, और हॉर्टिकल्चर को फूल का होता है, सेरीकल्चर का कच्चे रेशम का होता है, और फ्लोरिकल्चर का सजावट के लिए पुष्प का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है एपीकल्चर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताना इसमें। तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर है, सही है। फसलों के लिए एग्रोनॉमी है। सब्जियों की खेती के लिए हॉर्टिकल्चर, देखिए ये गलत है। सब्जियों के लिए हॉर्टिकल्चर नहीं होता है, बाकी सब्जियों के लिए होता है ओलिरिकल्चर। और फलों की खेती के लिए पोमियोलॉजी होता है, तो सही है। फिर ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सब्जी के लिए काम में आने वाली पौधों का अध्ययन करते हैं फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी। तो ये पे यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी ओलेरिकल्चर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित नहीं बताना है। तो एपीकल्चर को कहते हैं शहद के अध्ययन, मतलब कि मधुमक्खियों का जो शहद होता है हनी, उसका अध्ययन। सेरीकल्चर का होता है सिल्क वर्म, और पीसी कल्चर का लाख कीड़ा नहीं होता है, और हॉर्टिकल्चर का होता है फूल। तो पीसी कल्चर के लिए मछली का पालन संबंधित है, और हॉर्टिकल्चर फूल से है। तो ऑप्शन सी गलत है, तो वही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। शब्द और अर्थ बताना यहाँ पर है। तो लेक्सिकोग्राफी का शब्दकोश का संकलन, और तो यही सही है, सुमेलित, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर फियोलॉजी जो है तो ये है भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन। एंटिमोलॉजी को होता है कीटों का अध्ययन, और आइकोनोमोग्राफी होता है प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्ययन। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। तो यही अभी पढ़ा हम लोग, शब्दकोश के संयोजन से है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित होता है। तो ये होता है अंगूर का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन तो यह कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। तो ऑप्शन डी होता है अर्थवर्म। क्वेश्चन नंबर 19 है
जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ऑप्शन डी है वृद्ध। क्वेश्चन नंबर 20 है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? यह ऑप्शन डी है, अनुवांशिकता और विचरण, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं? तो ऑप्शन बी जेरेंटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑप्शन ए जेरेंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 23 है, पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो यह है मिट्टी से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह है ऑप्शन ए ऑस्टियोलॉजी से, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 25 है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो यह होता है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, सर्पों के विषय के मतलब सांप के लिए कौन सा अध्ययन किया जाता है? तो यह है सर्पेटोलॉजी, ऑप्शन ए। तो सर्पेटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी जीव का विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। अनेर्थोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से वेमेल को ज्ञात कीजिए। तो वेमेल को बताना है, तो वेमेल इसमें फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, साइकोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा साइकोलॉजी, ऑप्शन बी। तो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित है, जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान से अलग विधा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो यह एक मृदा विहीन पादप संवर्धन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसको हम लोग यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा जैव विकास। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, आज इतना ही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कोई अगर ऐसा पढ़ना चाहता हो घटना चक्र, तो घटना चक्र पढ़ने के लिए दोस्तों में अपने शेयर भी कर सकते हैं। बता देता हूँ फिर से मैं, घटना चक्र पढ़ना क्यों जरूरी होता है। तो अगर आप यूपीएससी, यूपी पीसीएस या आरओ के एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस का, तो घटना चक्र पढ़ना जरूरी होता है। क्योंकि घटना चक्र में ये दिखाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह आते हैं, किस प्रकार आते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका तैयार है तो आप आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बैठे रहेंगे तो समझ में आएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं और किस प्रकार आपको पढ़ना है। तो इसीलिए घटना चक्र पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो और सारे सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया जा रहा है, जैसे कि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो वैसे ही हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, हर एक सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया गया है। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। स्वागत है आप सभी का घटना चक्र सीरीज में। हम लोग कर रहे हैं साइंस, जिसमें कि चैप्टर है अनुवांशिकता का। चलिए इसका नोट्स देखते हैं। सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं वंशागत या अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने अर्थात प्रसारित होने की प्रक्रिया अनुवांशिकता कहलाती है। अनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेडल ने की थी। यह ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में पादरी थे। इन्हें आधुनिक अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। इन्होंने उद्यान मटर के पौधे में 7 लक्षणों की तुलनात्मक विभिन्नताओं की वंशागति के लिए संस्करण प्रयोग किए तथा उसका विस्तृत अध्ययन किया। इनके प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित नियम हैं, जैसे कि प्रभाविता का नियम है, पृथक्करण का नियम है और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। जीवों में अनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। यह न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम नाम सर्वप्रथम वाल्डेयर ने प्रस्तुत किया, 1888 में किया था। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो अनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, जीन कहलाती हैं। जीन जीवों के शरीर में अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रमण जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। प्लवमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैक्लिटॉक ने किया था। इस खोज के लिए इन्हें चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधे पर अपना अनुसंधान किया था। अध्ययन के तौर पर इन्होंने
देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। नए प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल ये तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए एवं आरएनए होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, अर्थात ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बनता है, नाइट्रोजनी बेस यानी कि प्यूरिन एवं पिरिमिडिन, दूसरा है पेंटोज शुगर तथा तीसरा है फास्फेट। प्यूरिन बेस एडेनिन तथा ग्वानिन डीएनए तथा आरएनए दोनों में समान होते हैं। पिरिमिडिन बेस आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल, जबकि डीएनए में साइटोसिन तथा थाइमिन होते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज तथा आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विक्लिंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में ईस्वी में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी। सामान्यतः डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। इस प्रक्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम भाग लेता है। एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपने कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। धातव्य है कि डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन संख्या 1 है, आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 2 है, आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं? तो ये है जीजे मेंडल। तीसरा है, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था, तो वह है गार्डन पी मटर। चौथा है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह है लैंगिक जनन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीनोम चित्रण का इनमें से संबंध है? तो देखिए, रक्त वर्गीकरण, जीन्स का चित्रण, स्नायु केंद्रों का चित्रण, मस्तिष्क का चित्रण, तो ऑप्शन बी हो जाएगा जीन्स का चित्रण। तो जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है राइबोसोम द्वारा, ऑप्शन बी है क्रोमोसोम, ऑप्शन सी है प्लाज्मा, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्रोमोसोम द्वारा। जीवों में आनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं तथा इसका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक वाल्डेयर 1888 ईस्वी थे। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका की धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाती हैं। क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं, जिन पर जीन्स पाए जाते हैं। यद्यपि अधिकतर जीन्स के डीएनए के भाग हैं, परंतु कुछ विषाणुओं में ये आरएनए के भाग होते हैं, जैसे रियोवायरस में। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था? तो ये दिया था सूटन एवं वोबेरी ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीन है तो क्या है? ऑप्शन ए है डीएनए का एक भाग, ऑप्शन बी है डीएनए और हिस्टोन का एक भाग, ऑप्शन सी है डीएनए और आरएनए या और हिस्टोन का एक भाग, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा डीएनए का एक भाग है जीन। प्रत्येक गुणसूत्र में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए का फुल फॉर्म है। डीएनए का अत्यधिक लंबा व कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है और इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए अणु के 5000 से 1 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड एकल अणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है? ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रतिरूपण, ऑप्शन सी संयोजन, ऑप्शन डी प्रजनन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा उत्परिवर्तन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्विकास के लिए अनुवांशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों का काफ़ी महत्व होता है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं तो कहते हैं जीन। तो क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण करती है, जीन कहलाती है। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या, तो ये हो जाएगा स्थिर रहती है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो हो जाएगा डीएनए। तो जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लवमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था बारबरा मैक्लिटॉक ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लवमान जीन के सिद्धांत के प्रतिपादक बारबरा मैक्लिटॉक थे, जिन्हें 1983 ईस्वी में इस विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय देखा कि कुछ आनुवंशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ है। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। नए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं, जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है, तो ऑप्शन बी है टायरोसोरिन। तो देखिए एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन इसे बनाते हैं। तो एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन एमिनो अम्ल बनाते हैं। टायरोसिन एक अतात्विक अमीनो अम्ल है जो कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो ऑप्शन सी है डीऑक्सीराइबोस। जीव की कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए तथा राइबोन्यूक्लिक अम्ल अर्थात आरएनए। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, डीऑक्सीराइबोस तथा नाइट्रोजनीय समाक्षर एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन व साइटोसिन होता है। इसके विपरीत आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के साइटोसाल में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, राइबोस तथा नाइट्रोजनीय समाक्षार एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल व साइटोसिन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, डीएनए की खोज किसने की, तो जेम्स वाटसन, फ्रैंकी किक, ग्रेगर मेंडल, जोहानसन, हरगोविंद खुराना। देखिए इसमें एक से ज़्यादा है, जैसे 20 को माना जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। तो यह गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस किक, MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 ईस्वी में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशन ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी, तो देखिए ये है वाटसन तथा क्रिक। तो जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना प्रस्तुत किया। इसके अनुसार एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता बल्कि सर्पिलाकार सीढ़ी असदृश्य अर्थात द्विकुंडलिनी संरचना के रूप में होता है। एक डीएनए कुंडली में एक पूरा घुमाव 3.4 नैनोमीटर लंबा होता है। इस पूरे घुमाव में 10 क्षारक युग्म होते हैं तथा प्रत्येक क्षारक युग्म परस्पर 0.34 नैनोमीटर की दूरी पर होते हैं। द्विकुंडली डीएनए अणु का व्यास 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइबोजाइम्स होते हैं, तो ऑप्शन बी है आरएनए। राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स आरएनए अणु हैं जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए के इस उत्प्रेरक गुण की खोज के लिए थॉमस आर केच
तथा सिडनी अल्टमान को 1989 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं की यानी डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? देखिए 4 कथन है। कथन 1 है कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले। कथन 2 है एक्सरे तकनीकज्ञ मतलब टेक्निकल। और तीसरा कथन है कोयला खनक। चौथा है रंगरेज और रंगसाज। तो इसमें क्या लग रहा है? तो इसमें 2 है एक्सरे तकनीक और बाकी देखते हैं। तो इस प्रकार देखिए, हाँ केवल ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 2। तो एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं यानी सेल्स के डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक एसिड है जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो देखिए इस प्रकार ये समाप्त होता है। हम लोग अन्य शब्द पढ़ेंगे जैव उर्वरक। तो ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेलो दोस्तों, नमस्कार। घटना चक्र की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन, जिसमें कि चैप्टर है मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान। तो इसका पॉइंट इसमें है चैप्टर 1 में उसका सम पॉइंट है कंकाल व एवं मांसपेशिया का तंत्र। तो इसका हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। और भी अगर सारे सब्जेक्ट में वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट में वीडियो बनाया गया है। घटना चक्र अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो घटना चक्र का वीडियो देख लीजिए। और घटना चक्र पढ़ना क्यों जरूरी है आप जानते होंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो पैटर्न समझ में आता है कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो साइंस के क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे कंकाल व मांसपेशिया के तंत्र जो हैं इसके नोट्स हैं। कंकाल व मांसपेशी तंत्र मानव सहित सभी कशेरुकियों को एक आकृति प्रदान करती है तथा शरीर को सहारा, दृढ़ता व गति प्रदान करने में सहायक होती है। मानव का कंकाल तंत्र मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है। एक बाहरी कंकाल होता है और एक अंतः। तो बाहरी कंकाल के अंतर्गत बाल, रोम, नाखून आदि आते हैं। अंतः कंकाल के अंतर्गत शरीर के भीतर का अस्थि पंजर आता है। अंतः कंकाल मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है, अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल। तो वयस्क मानव में 206 अस्थियां यानी कि हड्डी पाई जाती हैं, जो कि कंकाल तंत्र के निर्माण करती है। कंकाल के अक्षीय तथा उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है, मतलब हड्डियों की। अक्षीय भाग में 80 और जबकि उपांगीय भाग में 126 अस्थियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांग में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछते भी हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 29 है। ये हायोइडिड शरीर होती हैं। इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल यानी कि ब्रेन केस अर्थात कपाल बनाती है। शेष हड्डियों में से 14 हड्डियाँ चेहरे का कंकाल बनाती है, मतलब चेहरे पर जो होती है हड्डियाँ वो 14 होती हैं। और 6 हड्डियाँ होती है कानों की, जैसे 2 कान है तो 3 इधर 3 उधर होती हैं। ओके। और उसके बाद हायोइडिड नामक एक और अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित होती है। जैसे कि आपके जो सर है, सर के पीछे जो कंधा है, तो वहाँ से रीढ़ की हड्डी से जो ऐसे कनेक्टेड होता है उसी को बोलते हैं। एक हड्डी वहाँ पर भी होती है। मनुष्य का कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी 26 और शिशुओं में 33 होती हैं। तो आप वयस्कों को याद रखिए 26 होती हैं, मतलब जो रीढ़ की हड्डी हम लोग की होती है वहाँ से नीचे से पूरा कमर के पास से और एकदम सिर के पास तक जो जाती रहती हैं, तो कंधे के पास, तो वहाँ तक में वो 26 हड्डियाँ मिलकर बनती हैं। छोटी छोटी हड्डियों की बनी होती हैं, जिन्हें कशेरुकाएँ, याद रखिए कशेरुकाएँ कहते हैं। वर्टेब्रे। तो गर्दन का पहला कशेरुक एटलस कशेरुक कहलाता है, जो गर्दन को साधे रहता है, मतलब जो गर्दन हम लोग कनेक्टेड है उसी से है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती हैं। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरोस्थी से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से संधित रहती है। सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजड़ा बनाती है, जिसमें फेफड़े, हृदय व अन्य अंतरांग स्थित होते हैं। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों, अंगों तथा अंग तंत्रों में व्यवस्थित लगभग 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं का बना होता है तथा इन सबके सम्मिलित कार्यकी
के फलस्वरूप शरीर का अस्तित्व बना रहता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 60 से 70% होती है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा फास्फोरस है। मानव शरीर के भार का 65% ऑक्सीजन, 18.5% कार्बन, 9.5% हाइड्रोजन, 3.2% नाइट्रोजन और 1.5% कैल्शियम तथा 1% फास्फोरस होता है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कैल्शियम फास्फेट है। शल्य क्रिया क्या है? तो शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। अर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। लिगामेंट वह संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। नाखून बाहरी कंकाल के अंतर्गत आता है, जो कि अल्फा कीरेटिन के बने होते हैं। ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं, जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। यही कारण है कि इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है। कैल्शियम फास्फोरेट और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण तथा इसकी मजबूती के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं, अर्थात चवड़ दंतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के 12 अस्थायी चवड़ दंत एक दंती होते हैं। मनुष्य सहित स्तनियों में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं: कृतक, रदनक, प्रचवर्णक या अग्रचर्वणक तथा चर्वणक। मनुष्य का दंत सूत्र है, देखिए जैसे यहाँ पे इसका फार्मूला दिया है, I 2/2, फिर C 1/1, फिर PM 2/2, उसके बाद M 3/3 = 8/8 = 16 × 2 = 32। मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवल्क है। यह दांत के शिखर यानी क्राउन पर अत्यधिक कठोर, सफ़ेद सा एवं चमकीला होता है। यह मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती हैं। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 1975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। स्टर्नम, क्लेविकल, पेटैला तथा स्कैपुला क्रमशः उरोस्थी, जत्रुक या हंसुली यानी कि ब्रेस्ट बोन और कॉलर बोन, जानुफलक को बोलते हैं नी कैप तथा स्कंद फलक को बोलते हैं शोल्डर ब्लेड से संबंधित अस्थियां हैं। अस्थियां मतलब हड्डी। तो अब यदि हम लोग देखते हैं प्रश्न को, तो प्रश्न संख्या 1 है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, तो यह बना है जल का। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है, तो यह होता है 65%। मानव शरीर में होता है तो यह लगभग 70% पानी। मानव शरीर में किस तत्व का सबसे अधिक क्या होता है, तो यह होता है ऑक्सीजन। फिर मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है, तो यह है ऑक्सीजन। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है, तो वह है कैल्शियम। जैसे लोहा, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, तो कैल्शियम हो जाएगा। वयस्क मानव में होती है, तो यह होती है 206 हड्डियाँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या, तो यह 206 हुई हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 20 वर्ष की आयु पर मानव के शरीर की संख्या, हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वही उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है, 206 होती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाता। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो यह ऑप्शन बी स्टेपिज, कान की हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, तो यह कान की है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, मतलब कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये होती हैं 28 कुल मिलाकर।
अगला आता है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो यह होते हैं 12, 12 दूनी के 24 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो यह होती है ठोस होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, शल्यक्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? तो ये कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं? स्नायु यानी लिगामेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं, तो यह भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि? तो क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं को द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो देखिए ऑप्शन ए है सोडियम पोटेशियम, ऑप्शन बी है लौह कैल्शियम, ऑप्शन सी है सोडियम कैल्शियम, ऑप्शन डी है कैल्शियम फास्फोरस। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए कैल्शियम है, फास्फोरस है, फ्लोरीन है, आयोडीन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये होते हैं 20, यानी मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं, अर्थात चवड़ दांतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार हमारे 12 अस्थायी चवड़ दंत एक दंती होते हैं। हमारे मुंह में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, प्रचवर्णक या अग्रचर्वणक तथा चर्वक। तो हम लोग नोट्स में भी पढ़े थे, यहाँ पर भी पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो यह है दंतवल्क, यानी कि हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवल्क है, जो कि दांत के शिखर क्राउन पर अत्यधिक कठोर यानी हार्ड सफ़ेद सा एवं चमकीला होता है तथा मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फौलाद से टकराने पर इसमें से चिंगारी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो यह होती हैं जबड़े की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती है। वर्ष 1992 में एक ऐसा ही रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किया गया। 975 पाउंड। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया है। यहाँ पे दिया है उरोस्थी होता है स्टर्नम, ये तो ए का मिल जाएगा 4 से। और फिर जत्रुक, तो जत्रुक होता है क्लेविकल, तो ये हो जाएगा बी का हो जाएगा 1 से मिल जाएगा। ऑप्शन सी से मिलाना है जानू फलक, तो ये किससे मिलता है? तो ये मिलता है पटेला से, तो हो जाएगा दूसरा। और स्कंद फलक ऑप्शन डी है, तो ये मिलेगा स्कैपुला से, तो ये हो जाएगा 3 से मिलेगा। तो 4 से 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें मिलान करना है। देखिए ब्रेस्ट बोन का होता है स्टर्नम, और कॉलर बोन का होता है क्लोविकल, और नी कैप का होता है पेटेला, और शोल्डर ब्लेड का होता है स्केपुला। तो इस प्रकार देखिए 4 हुआ, 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3, तो ऑप्शन है सी नंबर, तो सही है। तो देखिए ये हम लोग कंकाल के बारे में पढ़ रहे थे, मानव कंकाल के बारे में। तो आप लोग बताइए कि क्वेश्चन, देखिए हर जगह में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप लोग को पसंद आए चाहे ना आए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का हम लोग चैप्टर रहेगा पाचन तंत्र। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम लोग आज कर रहे हैं घटना चक्र सीरीज, जिसमें कि चैप्टर है, सब्जेक्ट है साइंस पढ़ रहेंगे, और इसमें चैप्टर पढ़ेंगे पाचन तंत्र। तो इसके पहले हम लोग कंकाल के बारे में पढ़े थे, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देखिए। देखिए यूपीएससी और यूपीपीसी, स्टेट पीसीएस, आरओ एग्जाम के लिए घटना चक्र बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर सारे सब्जेक्ट वीडियो चाहते हैं तो सारे सब्जेक्ट वीडियो फ्री में अवेलेबल है। तो यूट्यूब में जाइए हमारे, और प्लेलिस्ट को ओपन करिए और चेक करिए,
सारे से रिलेटेड वीडियो बनाया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पाचन तंत्र। इसके नोट्स देखते हैं। विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। भोजन करने, पचाने, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करके इन्हें रुधिर में पहुँचाने तथा शेष निरर्थक पदार्थ का मल के रूप में परित्याग करने में शामिल सभी अंग पाचन तंत्र के भाग हैं। पाचन तंत्र में मुख से गुदा तक फैली एक लंबी आहार नाल होती है तथा इससे संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई औसतन 8 से 10 मीटर तक होती है। मुख्य ग्रासन, गुहिका, ग्रास नली, आमाशय तथा आंत आहार नाल के प्रमुख भाग हैं। लार का स्त्रावण लार ग्रंथियों द्वारा होता है। यह हल्की अम्लीय यानी कि pH = 6.8 होती है तथा इसमें लगभग 99.5% जल होता है। मनुष्य के मुख गुहा से लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का स्त्राव प्रतिदिन होता है। लार भोजन का गीला करने तथा उसकी लुगदी बनाने में सहायक होती है, जिससे उसे आसानी से निगला जा सके। लार में टायलिन यानी लारीय एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी उपस्थित होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों यानी लारी एमाइलेज तथा अग्नाशय अग्नस्रावी एमाइलेज द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में उपस्थित स्टार्च मंड को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है, जो बाद में ग्लूकोज अणुओं में टूट जाता है। यकृत यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायाफ्राम के ठीक नीचे आंत्रयोजनी अर्थात मीसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह लगभग 500 क्रियाओं का संपादन करता है और इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं पित्त उत्पादन, ग्लाइकोजेनोलिसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना अर्थात यूरिया का संश्लेषण आदि। देखिए अभी जो ऊपर चित्र है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पहले नोट्स पढ़ लेते हैं पूरा। पित्त पीले, हरे या हरे नीले रंग का क्षारीय यानी pH = 7.6 से 8.6 से तरल होता है। इसका भंडारण पित्ताशय में होता है। मानव में प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर पित्त का स्राव होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का पायसीकरण अर्थात इमिल्सीकरण करता है। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित करते हैं। प्लेसिन, ट्रिप्सिन तथा क्राइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। ये प्रोटीन को छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाओं एवं एमिनो एसिड में विखंडित करते हैं। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें एक साथ अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। इसमें हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। इसके पाचक रस को अग्नाशयी रस भी कहते हैं तथा यह क्षारीय होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। मानव शरीर में क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होती है, जो कि अमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी, मध्यांत्र तथा शेषांत्र में विभेदित होता है, जिनकी लंबाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तथा 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। मनुष्य की बड़ी आंत क्रमशः सीकल, कोलन व मलाशय में विभाजित होती है। मानव शरीर में स्थित पुच्छ या कृमि रूप
परिशेषिका की लंबाई लगभग 4 इंच होती है, जो कि एक अवशेषी अंग है। इसका आकार छोटे कृमि की तरह होता है तथा यह बड़ी आंत यानी कि बृहदांत्र से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। चलिए अब पाचन तंत्र के ये जो चित्र दिया है, मानव का पाचन तंत्र कैसे होता है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है जीभ जो कि ऊपर दर्शाया गया है। फिर देखिए इस दाहिने साइड जो है मुख है। मुख में देखिए इसमें 2 पार्ट दिए गए, जिसमें एक तो है लार और दूसरा है टाइलिन एंजाइम या लारी एमाइलेज। फिर यहाँ पर देखिए उसके नीचे आता है ग्रास नली, इसको बोलते हैं। ग्रास नली को भोजन को आमाशय तक ले जाना, मतलब जो जैसे हम लोग भोजन करते हैं, खाना जैसे ही हम लोग को अंदर इंटर करता है मुंह से, तो ये जाने वाली जो नली है उसका है। फिर जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो उसके बगल में जो रहती है उसको बोलते हैं डायाफ्राम। और फिर देखिए यहाँ जो गोला बना हुआ है इसको बोलते हैं अमाशय, जहाँ की खाना हम लोग का स्टोर होता है। तो अमाशय देखिए ये 3 प्रकार के HCl है, पेप्सिन एंजाइम है और प्रोटीन का पाचन है। फिर देखिए इधर है छोटी आंत, इसको छोटी आंत बोलते हैं, जिसका देखिए तीर का निशान लगाया गया है, उसको देख लीजिए। छोटी आंत है। इसको 4 भागों में है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन और पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण। देखिए फिर वहाँ छोटी आंत है, उसके नीचे फिर इधर बगल में ये जो घूम कर आता है तो ये बड़ी आंत कराती है। बड़ी आंत का जल का अवशोषण करता है। अब फिर देखिए उसके नीचे आता है बड़ी आंत के नीचे गुद्दा, जो कि मल परित्याग करता है। अब देखिए इधर दाहिने साइड आते हैं ऊपर से। देखिए ऊपर जो अमाशय के बगल में है जो गोला बना हुआ है उस पर सफ़ेद कलर का, वो है पित्ताशय। इसको बोलते हैं वसा का इमल्सीकरण और पित्त का भंडारण। और फिर उसके नीचे आता है फिर यहाँ पर यकृत, जो कि यह है पित्त का उत्पादन करता है और ग्लाइकोजेनेसिस करता है और यूरिया का संश्लेषण भी करता है। फिर उसके देखिए यहाँ पर है अग्नाशय, और जो यहाँ पर है कि अग्नाशय कहाँ, जो अमाशय के जस्ट नीचे आता है, ये इसको बोलते हैं अग्नाशयी रस। और फिर आता है सबसे नीचे देखिए यहाँ पे जो आंत वाला है, जो ये रस्सी नुमा घुमा हुआ है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। तो इस प्रकार देखिए इसके मानव का पाचन तंत्र का क्रिया है, जो कि शरीर के इंटरनल भाग का है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन तरफ। तो कि हम लोग क्वेश्चन तरफ आ गए हैं। तो क्वेश्चन संख्या 1 है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। ऑप्शन ए है नोक यानी टीप, ऑप्शन बी है मध्य भाग, ऑप्शन सी है पीछे का भाग, ऑप्शन डी है किनारा। तो इस ऑप्शन सी हो जाएगा पीछे का भाग। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह होता है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य की मुख्य गुहा में निम्न में से किसके पाचन प्रारंभ होता है? तो यह होता है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोगी करती है? तो यह है स्टार्च, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन और कारक का क्वेश्चन है। तो कथन है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो देखिए पहला सही है पर आर गलत है, यानी कारण जो उसका है वो गलत है। यकृत में पित्त की थैली में पित्त रस पहुंचाता है जो वसा युक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता। क्वेश्चन नंबर 6 है, एंजाइम 1, तो ये क्या है? तो यह एक बायो उत्प्रेरक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम एक प्रोटीन है। देखिए एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनी पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एंजाइम फिर क्या है? तो ये भी एक प्रोटीन है, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने का प्रेरित करता है? तो यह ऑप्शन नंबर ए है, जाइमेज। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिपिड्स का पहचान निम्नलिखित में से कुछ उपस्थिति में होता है? पित्त अम्ल, लाइपेज, पेप्सिन। देखिए पेप्सिन में नहीं होता है, तो 1 और 2 सही होगा। तो ऑप्शन सी सही है, 1 और 2।
देखिए, हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित करते हैं। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्नाशय तथा अमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का एमल्सीकरण करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, पेप्सिन है और गैस्ट्रिन नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन डी है अमाशय में। क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन। कथन है, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, क्योंकि अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो देखिए ये गलत है, लेकिन आर सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम, तो यह होता है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम, तो यह कहलाता है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से कौन से पदार्थ में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो यह करता है प्रोटीन के अमीनो अम्लों में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा विद्रांत। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही सहस्त्रवान क्रम है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेषांत्र मध्यांतरी ग्रहणी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करें। तो ऑप्शन ए है अम्लीय फास्फेट सूत्र कणिका चिन्हक किण्वन जो ऑक्सीकारक कार्यों से संबंधित है, नहीं। ऑप्शन बी है ई कोलाई प्रतिबंधित एंडो न्यूक्लियस सेकेंड, तो ये डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो यह है स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है, मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है, क्योंकि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। तो देखिए दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो यह है यकृत में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए है लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, तो यह होता है ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए है यकृत। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ये यकृत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 30, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? तो ये होता है पित्ताशय में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो ऑप्शन ए है यकृत। क्वेश्चन नंबर 32 है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ऑप्शन बी है वसा का। क्वेश्चन नंबर 33 है, सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है। कथन 2 है, वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटेरोगेस्ट्रान उत्पन्न होता है। तो देखिए दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? तो ऑप्शन ए है पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 35 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए टाइलिन है, तो टाइलिन हो जाएगा स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन हो जाएगा प्रोटीन को पचाता है, रेनिन हो जाएगा रक्त एवं एंजियोटेंसिनोजेस को एंजियोटेंसिन में बदलता है, और ऑप्शन डी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, तो यह करता है मसृण पेशियों में सिकुड़न
प्रेरित करता है? तो 2, 3, 1, 5 तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, 2, 3, 1, 5। फिर देखिए यहाँ पर मिलाने वाला क्वेश्चन है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो विटामिन होता है कैरोटीन, और एंजाइम होता है पेप्सिन, हार्मोन होता है टेस्टोरेटोन या प्रोजेस्टेन, और प्रोटीन होता है केरेटिन। तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 4, 3। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, विटामिन कैरोटीन एंजाइम पेप्सिन, हार्मोन होता है प्रोजेस्टेन, और प्रोटीन होता है केरेटिन। यहाँ पर फिर 37 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2 को मिलाना है। तो ए है द्राक्षा शर्करा को मिलाएंगे हम लोग ग्लूकोज से, हो जाएगा चौथा में। फिर है बी फल शर्करा, तो फल शर्करा हो जाएगा फ्रक्टोज यानी कि 1 में। और फिर सी है ऑप्शन दुग्ध शर्करा, तो इसको मिलाएंगे हम लोग लैक्टोज से, जो कि 5 नंबर का है। और डी है चीनी, तो चीनी को मिलाएंगे सुक्रोज से, जो कि दूसरा है। और स्टीविया, तो स्टीविया मिलाएंगे तीसरा से, जो कि प्राकृतिक स्वीटनर है। तो इसको तो ये हो जाएगा 4, 1, 5, 2, 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए फिर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो देखिए ग्लूकोज का सूत्र देखिए यहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी C6H12O6। तो ये ग्लूकोज का है, इसका स्वाद मीठा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक, जो रहेगा विटामिन एवं पोषण से। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। देखिए लोग इसको लगातार पढ़ते रहिए, और सारे सब्जेक्ट पर यूपीएससी और यूपीएससी एग्जाम देना है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं।